बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर्ड हुए और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं। और इसके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के मौका पे सुप्रीम कोर्ट में जो बदमज़गी हुई इस पर भी बड़ी बातें की जा रही हैं और बड़ा अफसोसनाक वैसे वाक़या, ऐसे होना नहीं चाहिए। कम से कम जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये रवैया किसी सूरत भी मेरा ख़्याल है कि जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनके मुताबिक नहीं है। तो जर्नलिस्टों को ख्याल वैसे करना चाहिए। बाकी ये जो खालिस्तान इमरानडूस यूट्यूबर्स हैं उनकी तो ना कोई तरबियत होती है, ना उनका कोई जर्नलिज्म के साथ ताल्लुक़ वास्ता होता है, तो उनको तो आप मैटर ही ना करें। लेकिन अगर कोई सीनियर जर्नलिस्ट इस किस्म की हरकत करे तो वह वाकई शर्मनाक और अफसोसनाक है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर एक मेरे पास है, ये काजी साहब का जाना, याहिया साहब का आना, इससे भी बड़ी खबर। और ख़बर यह है कि अब यही होगा। फैसला साज अपने फैसले पे डट गए हैं। ये फैसला क्या था जिस पे वो डटे हैं और कौन सी वो बैठक है कि जिसमें वाज़े तौर पे कह दिया गया कि अब यही होगा। ये एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं कि जैसे एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी इनिंग खेली और घर चले गए। वैसे ये उनकी फ़र्स्ट इनिंग है और इंशाल्लाह होपफुली कि सेकंड इनिंग्स के लिए काजी साहब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और उनकी सेकंड इनिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा शानदार होगी। उसकी वजह क्या है वो आगे चल के बात करते हैं। और दूसरा ये कि बुशरा बीबी जिन्होंने वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल दिए हैं और वहाँ पे बुशरा बीबी के लिए उनकी मर्ज़ी के कमरे खाली करवा दिए गए हैं। बुशरा बीबी को स्टाफ दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग स्क्वाड मुकर्रर कर दिया गया है, उनका प्रोटोकॉल अलग कर दिया गया है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ाब्ता तौर पे सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। कल रात को उनके एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया जिसमें तहरीके इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप है उसने शिरकत की और इसके अलावा कुछ लोगों ने बुशरा बीबी के साथ मुलाकात भी की और इस मुलाकात में एक तो उनको ज़मानत पर रिहाई के मुबारकबाद दी गई और फिर उसके अलावा सियासी मामलात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। आज भी बीबी की तरफ से एक सियासी मीटिंग कॉल की गई है। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है मीटिंग का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो होपफुली के मीटिंग या ख़त्म हो चुकी या चल रही हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है बार बार कि बुशरा बीबी किस हैसियत में ये इजलास बुला रही हैं, किस हैसियत में वो वज़ीर आला हाउस में जाके जो है प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही हैं, वहाँ पे जो सरकारी प्रिविलेजेस हैं वो यूज़ कर रही हैं, किस हैसियत में उन पर ये ख़र्चा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में मरीम नवाज़ को उनकी तरफ से नौजवानों के हवाले से जो है वो एक ओहदा दिया गया था और उस पर बड़ी उस वक़्त तहरीक इंसाफ वालों ने तनकीद की थी। देखें जी, एक गैर मुंतखब ख़ातून को जो है वज़ीर आज़म हाउस में ऑफ़िस दिया गया है, उनको ओहदा दिया गया है, उस पर बड़ा शोर मचाया गया था। तो आज मैं कौम यूथ से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ज़रा इसकी वजाहत कर दें कि बुशरा बीबी के पास कौन सा मुंतखब ओहदा है, क्या वो इलेक्टेड MPA है, MNA है, या कि उनके पास आपकी पार्टी का भी कोई ओहदा है तो वो भी बता दें। क्योंकि अगर उनके पास कानूनी तौर पे कोई पार्टी का ओहदा है तो फिर भी वो पार्टी के इजलास कॉल कर सकती हैं, मीटिंग्स कर सकती हैं, वो वज़ीर आला हाउस में भी मीटिंग्स को प्रिजाइड कर सकती हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, उनके पास कोई इलेक्टेड ओहदा नहीं है, तो फिर वो किस हैसियत में ये सारा कुछ करेंगी, इस पर कौम यूथ जो है वो ज़रूर बताए। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहब की तरफ से जो सियासत में एंट्री है उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला हाउस में कुछ पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस हैसियत में ये पाबंदियाँ आयद की गई हैं, क्योंकि बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आला हाउस में एंट्री नहीं होगी और बिलखसूस जो
मेल पर्सनस हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और उनके वज़ीर, मशीर, पार्टी ओहदेदार, इन पर पाबंदी होगी कि वो जिस तरह पहले फ्रीक्वेंटली ऐवान वज़ीर आला में जा सकते थे, अब नहीं जा सकेंगे। और इसके अलावा तमाम जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको भी बीबी देखने जा रही हैं। तो ये किस हैसियत में सारा कुछ किया जा रहा है, कौम यूथ ज़रा इस पर बताए। बाकी मैंने तो आपके साथ डिटेल शेयर की है कि असल में प्लान क्या है। और दूसरा, अलीमा ख़ान वो भी जेल से रिहा होने जा रही हैं। अभी उनकी रिहाई जो है वो अमल में नहीं आई, लेकिन रोपकार जारी कर दी गई है और होपफुली कि उनको भी किसी वक्त रिहा कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अलीमा ख़ान साहबा जो हैं वो भी अल्टीमेटली सियासी तौर पे एक्टिव होंगी। वैसे भी आप देखें कि अलीमा ख़ान जो हैं वो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पे पर्दा स्क्रीन पे आई थी, मंजर पे आई थी। उससे पहले अलीमा ख़ान जो हैं वो इस तरह से नज़र नहीं आती थी, लेकिन इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद वो सामने आई और फिर उन्होंने मीडिया को फेस करना शुरू किया और बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया बनाया। और तहरीक इंसाफ में उन्हें इमरान ख़ान की आवाज़ समझा जाने लगा था। अब बुशरा बीबी के एक्टिव होने के बाद अल्टीमेटली अलीमा ख़ान साहबा जो हैं वो भी एक्टिव होंगी और इसके भी आपको असरात जो हैं वो देखने पड़ेंगे। और इसके अलावा चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो बुनियादी तब्दीलियाँ आई हैं इनको एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। चूँकि इन आइनी तब्दीलियों के बाद आप देखें कि मुल्क में पहली बार पार्लिमानी कमेटी की तरफ से चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर किया गया। ये चुनाव किया गया, एक पैनल बना 3 जजिस का, उसमें से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इंतखाब किया गया। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि अदालती सतह पे जो इस्लाहात आई हैं वो नाफिज होने जा रही हैं। और अब चूँकि जुडिशल कमीशन कायम होना है, सबसे पहले तो यही होगा, क्योंकि जो आइनी बेंच बनने हैं उनकी तश्कील जुडिशल कमीशन ने करनी है। तो जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया जाएगा। होपफुली कि हो सकता है कि ये रब्ता जो है 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पे कर लिया जाए। और फिर उसके बाद कमीशन की तश्कील है, और कमीशन की तश्कील एक बड़ी ख़बर होगी, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर साहब कमीशन का हिस्सा भी नहीं हो सकेंगे। तो ये कमीशन से भी आउट होंगे और फिर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव होती है तो ये उसका हिस्सा भी नहीं होंगे। तो ये बड़ा अहम होगा। और इसके साथ साथ आइनी बेंच की सरबराही भी इन दोनों में से किसी को नहीं मिल सकेगी। तो ये तो तमाम प्रोसेस से आउट हो चुके ना, तो आइनी बेंच का जो है वो क़याम अमल में लाया जाना है। तो ये बड़ी ख़बरें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर है, बल्कि वो इससे भी शायद बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि फ़ैसला साज अपने फ़ैसले पे डट गए हैं। फ़ैसला क्या है? 26वीं आइनी तरमीम के लिए जो पहला मसवदा कानून सामने आया था, उस मसवदा कानून में फ़ौजी अदालतों के हवाले से कुछ तजावीज़ थी, जिनमें एक तो तजवीज़ ये थी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाएगा। और उसमें ये शामिल किया गया था कि कोई भी शख्स जो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होगा उसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में किया जाएगा, जिस पर आपको याद होगा कि बड़ा एतराज़ किया गया। फिर उसी ड्राफ्ट में यह भी था कि मुल्क में वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। आइनी बेंच नहीं था, आइनी अदालत थी। और मौलाना फजल रहमान ने भी ख़ुद कौमी असम्बली के ऐवान में तकरीर करते हुए ये तजवीज़ दी थी कि हुकूमत पर्सन स्पेसिफ़िक आइनी तरामीम करने की बजाय वो अदारों को मजबूत करे। और उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि मुल्क में आइनी अदालत कायम की जाए। और आइनी अदालत मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। अब मौलाना फजल रहमान और हुकूमती इत्तेहाद वो एक स्टेज पे इस बात पे मुत्तफिक था कि मुल्क में वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए। लेकिन जब हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के साथ नेगोशिएशन को आगे बढ़ाया और मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के माबैन जो है राब्ते शुरू हुए, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि आइनी अदालत कायम करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही आइनी बेंच कायम किया जाए। और ये तहरीक इंसाफ की तजवीज़ थी। फिर वो जो फ़ौजी अदालतों वाला
आइनी तरमीम में नुक्ता था उसे भी वहाँ से जो है वो ख़त्म किया गया। ये भी तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे किया गया था और तहरीक इंसाफ ने ये जो 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा था इस पर इत्तफ़ाक़ राय किया था और स्पेशल कमेटी में उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे इसकी मंजूरी दी और इस पर दस्तखत किए। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के पास जाके उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ चलेंगे और अब जबकि हमारी तजावीज़ को इस मसवदा कानून में शामिल कर लिया गया है और ये आपका बनाया हुआ मसवदा कानून है तो हम इसके हक़ में वोट करेंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट की थी, लेकिन एक शर्त रखी कि जी आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दिलवाएं। तो फिर इमरान खान से तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की और बाद अज़ां तहरीक इंसाफ ने वादा खिलाफ़ी कर दी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को साफ इनकार कर दिया और कहा कि जी हम तो आइनी तरामीम को तस्लीम नहीं करते और इनके हक़ में वोट नहीं देंगे। अब जब तहरीक इंसाफ ने वादा खिलाफ़ी कर दी तो होना तो ये चाहिए था कि फिर हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ था उन्हीं पे आइनी तरामीम होनी चाहिए थी, यानी कि वफाकी आइनी अदालत और उसके साथ साथ ये जो अपना फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस सिविलियंस हैं उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, ये उसका हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान का ये ख्याल था कि हो सकता है कि किसी भी स्टेज पे तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो अपने इस फ़ैसले पे नज़र षानी करें और इन तरामीम के हक़ में वोट करने का फ़ैसला कर लें। तो उन्होंने कहा कि हमें इसी मसवदे पर जो है कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। अब जब मसवदा कानून जो है, आइनी तरामीम जो हैं वो पास कर ली गई और नाफिजुल अमल कर दी गई हैं, तो अब एक बार फिर ये सोचा जा रहा है कि क्यों ना मुल्क में वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए। और वैसे भी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये मुख्तलिफ फोरम्स की तरफ से डिमांड किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाकाफ़ी है। ये जो कहते थे ना कि जी 200-250 केस है, आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 2 दिन में चंद केसों पे समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान 5 केसेस जो हैं अदालतों की तरफ से आइनी बेंचेस को रेफ़र किए गए। क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जो केस आते हैं ना उनमें ज़्यादातर में वैसे कानूनी और आइनी सवाल उठाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है अगर किसी में आइनी सवाल होगा तो वो तो आइनी बेंच के पास केस जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है कि एक भरमार होगी केसों की, तो ये आइनी बेंच से काम नहीं चलेगा, ये आइनी अदालत की तरफ ही जाना पड़ेगा। और फैसला साजों ने भी एक अहम मीटिंग के दौरान अपना फ़ैसला जो है वो सामने रखा और उन्होंने कहा कि हमने तो वसी तर जो इत्तफ़ाक़ राय था उसको देखते हुए कहा था कि ठीक है आप ये करें, लेकिन ऐसे गुजारा नहीं होगा, तो लिहाजा हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। और ये फ़ैसला सुनाया गया कि अब यही होगा। अब यही से होने से मुराद ये है कि 27वीं आइनी तरमीम, वैसे 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ MNS सेनेटर्स वो भी इंदिया दे चुके हैं और फैसल वाडा साहब तो बड़ा खुल के बता चुके ना कि तरमीम होगी तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, और वो कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम भी आएगी फिर 28वीं भी आएगी। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी सेनेट और कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये कहा था कि हम 27वीं आइनी तरमीम भी लेके आएंगे। वैसे तो उस तरमीम में उन्होंने कहा था कि हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी में 100 के करीब तरामीम लाने जा रहे हैं, लेकिन 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत ने MQM, ANP और बलोचिस्तान की पार्टियों के साथ भी कुछ वादे कर रखे हैं, यानी कि उनके लिए भी फिर 27वीं तरमीम आनी है। तो अब जब 27वीं तरमीम आनी है तो फिर मिसाके जमहूरियत का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सिर्फ मासवाए तहरीक इंसाफ, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ था वो नामुकम्मल एजेंडा भी मुकम्मल किया जाएगा। और अगर मुल्क में वफाकी आइनी अदालत बनती है तो वो जो पहला मसवदा था उसमें ये मेंशन था कि वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हाज़िर सर्विस जज भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है।
तो रिटायर्ड जज कौन सा है जो इस ओहदे के लिए एलिजिबल है, तो मेरा ख्याल है कि टॉप ऑफ द वन काजी फाइज़ ईसा साहब। और वैसे भी हमारे मुल्क को और इस सिस्टम को हाफिज़ आसम मुनीर के साथ साथ काजी फाइज़ ईसा की ज़रूरत है, क्योंकि इस खूबसूरत जोड़ी ने इस मुल्क की लाइन और लेंथ को जिस तरह सीधा किया है ना, अभी मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में ये बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो आपके सामने आएंगी। अभी फौरी नहीं होना, क्योंकि आइनी बेंच बनने हैं, आइनी बेंचों के बाद आइनी मामलात उधर जाने हैं, स्पेशली मखसूस नशिस्तों वाला केस उधर जाना है, उसका फ़ैसला आना है, और फिर उसके बाद बैसाखियों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो 27वीं आइनी तरमीम आ सकती है, 28वीं भी आ सकती है, 29वीं भी आ सकती है। और वैसे भी ये जो आइनी तरामीम होती हैं ना, ये मतलब बिला जवाज़ गैर ज़रूरी तौर पे नहीं होती, चूँकि आइन में तरमीम करना जो है एक गैर मामूली कार्रवाई होती है, और ये कोशिश की जाती है कि आप जो है वो कंसेंसस बिल्ड करें, फिर उसके बाद ये सारा कुछ किया जाए। लेकिन अब ज़ाहिर है हुकूमत ये कोशिश करेगी कि पहले तो ये जो बैसाखियों वाला मामला है इसको ज़रा ख़त्म कर लिया जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब आपको किसी के वोट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो अपने मुतालबे मनवाने की कोशिश करता है। तो देखिएगा आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं और कितनी तेज़ी के साथ जो है वो नई नई डेवलपमेंट्स होती हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।